हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप लगातार सभी विषयों की क्लासेस देखने पा रहे हैं। मैं सलोनी ज्योग्राफी की क्लासेस ले रही हूं लगातार, और इसी क्रम में हमारा जो एक यूनिट है, आई थिंक थर्ड यूनिट या फोर्थ यूनिट, वो कंप्लीट होने वाला है, जिसमें हम अभी तक नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति और हिमानी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति के साथ साथ आगे की कड़ी में भी हम ये जो अपर्दन क्रिया करते हैं उन्हीं के हम स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैसे पवन के द्वारा कई सारे स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं, कैसे ये मरुस्थल में किस प्रकार की ये स्थलाकृतियां बनाती हैं। अगर हम बात करें मरुस्थल की, तो मरुस्थल केवल केवल और केवल रेत वाला नहीं होता है, क्योंकि जब आप मरुस्थल का नाम सोचते हैं तो आपके दिमाग में भी यही आता है कि कोई रेतीला जगह है, बहुत धूल है। तो ऐसी जगह को ही बस हम मरुस्थल नहीं कह सकते हैं। मरुस्थल वो स्थान भी होता है जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं बहुत दूरी मात्रा में। ये मरुस्थल का जो प्रकार, यानी कि उसमें जो पाया जाता है, कहीं पर वो बड़े बड़े पत्थर के रूप में पाया जाता है, कहीं कहीं पर एकदम मीडियम साइज के पत्थर पाए जाते हैं, और कहीं कहीं पर जब एकदम रेत ही बच जाता है तो वो आपके दिमाग में अधिकतर मरुस्थल का रूप रहता है। आइए जानते हैं आज की क्लास में कि कैसे शुष्क वायु के द्वारा अपर्दन की क्रिया होती है। अगर हम इसके अपर्दन क्रिया की बात करें तो ये 3 प्रकार से करती है, जिसमें अपवहन, यानी कि अपने एक स्थान से जब वो चट्टानों को तोड़ती है, जब एक स्थान पे वो चट्टानों को तोड़ती है तो उसको उड़ा करके दूसरी जगह ले जाती है। अपघर्षण की अगर हम बात करें तो कभी-कभी तीव्र वेग से वायु के साथ उड़ते हुए रेत और धूल कण मार्गवर्ती शैलों को रगड़ते हैं और घिसते हैं, तो इस क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। और अगर हम बात करें सन्निघर्षण की, तो कभी-कभी वायु के साथ उड़ते हुए धूल और रेत के कण परस्पर टकराकर चकनाचूर हो जाते हैं। इसको हम सन्निघर्षण कहते हैं, यानी कि एक ही धूल कण है जो एक साथ बह रहे हैं और वो आपस में ही रगड़ करके टूट जा रहे हैं, तो ये क्रिया सन्निघर्षण कहलाती है। शुष्क वायु अपर्दन को प्रभावित करने वाले भी बहुत सारे कारक हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में वायु की गति प्रभावशाली होती है। वायु में रेत और धूल कणों की जो मात्रा होती है वो प्रभावशाली होती है, और शैलों की संरचना, यानी कि कौन सी शैल किस प्रकार की है, ये बहुत ही ज्यादा ये प्रभाव डालती है। ठीक इसी प्रकार से जलवायु भी बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव डालती है। जलवायु भी बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव डालती है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि शुष्क वायु के द्वारा अपर्दन की क्रिया कितने भागों में होती है, कितने प्रकार से होती है, जिसमें आपने पहला जाना अपवाहन, दूसरा आपने जाना अपघर्षण, और तीसरा आपने जाना सन्निघर्षण। पहले में आपने ये समझा कि वायु की चट्टान एक स्थान से तोड़ करके दूसरी जगह उड़ा करके ले जाती है, और आने वाली कड़ियों में आपने देखा, जब अपघर्षण की हमने बात की, तो इसमें तीव्र वेग से वायु के साथ उड़ते हुए रेत और धूल कण मार्गवर्ती शैलों को रगड़ते हैं, यानी कि जब मान लीजिए हवा अपने साथ धूल कणों को, छोटे छोटे पत्थरों को ले करके जा रही है, तो जब वो ले करके जा रही है तो इनके द्वारा जो वो ले करके जा रही है, वो जब आने वाले रास्तों में कई चट्टान पाएंगे या कोई और चीजें पाएंगी, उनको जब ये तोड़ते मरोड़ते हैं तो वो क्रिया अपघर्षण कहलाती है। और सन्निघर्षण की बात ये होती है कि वायु के अंदर ही जो धूल कण जो छोटे छोटे हैं, वो जब आपस में क्रिया करते हैं, आपस में एक दूसरे को तोड़ते मरोड़ते हैं, वो क्रिया कहलाती है सन्निघर्षण। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। आइए जानते हैं कि शुष्क वायु के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं जब ये अपर्दन का कार्य करती है, यानी कि जब ये तोड़ती मरोड़ती है, इससे जब कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसमें ज्यादातर वातगर्त अपवाह बेसिन का निर्माण होता है, ज्यूगेन का होता है, यारदंड, गारा, छत्रक शिला, भूस्तंभ, मरुस्थलीय खिड़की, मरुस्थलीय पुल या मेहराब, और मरुस्थलीय बेसिन और पेडिप्लेन और इंसेल वर्ग का ये निर्माण करती है जब ये अपर्दित की क्रिया करती है। यानी कि अपर्दन के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो आप देख सकते हैं, ये है। और जब निक्षेपित करती है, यानी कि जब वायु जो है वो अपने साथ धूल कणों को लाते हुए एक स्थान पर जहाँ छोड़ती है, यानी कि निक्षेपण की क्रिया करती है, उस स्थान पर कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो उसमें बालुका स्तूप, बरखान, सीप,
उर्मिल मैदान, ये सभी बहुत प्रमुख है। तो एक एक करके हम समझेंगे अभी कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे बनती हैं ये। आने वाले कुछ सेकंड में आप इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाएंगे। अब हम बात करें अपर्दित स्थलाकृति में, जो सबसे पहले है वो ज्यूगेन। क्या है? ज्यूगेन। जब शुष्क प्रदेश में कठोर और मुलायम चट्टान क्षैतिज, ये बात आप ध्यान रखिए, क्षैतिज रूप में पाई जाती है। फिर एक सतह ऐसी होती है जब कठोर चट्टान होती है, वो जब भी उसके ऊपर तापीय प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब उसको बहुत गर्माहट मिलती है, तो उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। ये आपने रॉक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। जब मैं रॉक्स का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से चट्टानें कब कब टूटती हैं, इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से समझा है। तो जब गर्म होकर के वो दरार उत्पन्न हो जाती है उनके अंदर, और फिर क्या होता है, उन दरार के माध्यम से वायु प्रविष्ट कर जाती है उनके अंदर। फिर क्या होता है, फिर वो मुलायम चट्टानों का भी अपरदन करना शुरू कर देती है, जिससे एक दावत नुमा स्थलाकृति बनती है, उसको ही ज्यूगेन कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि प्रारंभ में क्या होता है कि कोई कठोर और मुलायम चट्टानों की एक क्षैतिज संरचना है, उसमें जब तापीय प्रभाव उत्पन्न होता है तो जो कठोर चट्टान है उसमें दरार उत्पन्न होती है, और जब उसमें दरार उत्पन्न होती है तो पवन, जो वायु है, वो उसके माध्यम से घुस करके मुलायम चट्टान को भी तोड़ देता है। उससे जो स्थलाकृति बनती है उसको ही ज्यूगेन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यूएसए का कोलोराडो और दक्षिण कैलिफोर्निया के क्षेत्र में ऐसी स्थलाकृतियां बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं यारडांग। ये क्या होता है? कठोर और मुलायम चट्टान लंबवत। इसके पहले क्या था? ज्यूगेन में ये था कि वो क्षैतिज में थी, और यहाँ पे वो लंबवत है। यहाँ पर जब शुष्क वायु चट्टान के ऊपरी भाग में और मुलायम चट्टानों का घर्षण करती है, फिर उसका अपरदन करती है, तो जो कठोर चट्टान होती है वो वैसे की वैसे रह जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें वो सीधे, क्योंकि यहाँ पे लंबवत है सभी, यानी कि लंबवत का तात्पर्य ये है कि सभी, ये मुलायम है, ये कठोर है, ये मुलायम है, ये कठोर है। तो ये क्या है? ये लंबवत स्थिति, इसी को तो कहते हैं लंबवत स्थिति। लंबवत स्थिति में क्या होता है कि वो मुलायम चट्टान का अपरदन बहुत आसानी से कर देती है, लेकिन कठोर चट्टान वैसे की वैसे पड़ी रहती है। तो इससे जो स्थलाकृति का निर्माण होता है वो यार डांग कहलाता है। क्या कहलाता है? यार डांग। उम्मीद है कि आप इसको भी बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैं इस तरह से पीडीएफ से पढ़ाने का ज़्यादा फायदा इसलिए होता है कि इससे आपको नोट्स बहुत अच्छा मिल जाता है। आइए बात करते हैं गारा या छत्रक शिला किसे कहते हैं। मरुस्थलीय भागों में जब कठोर शिल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल और लंबवत रूप में मिलती हैं, फिर इस कारण पवन निचले भाग में बहुत अधिक अपघर्षण कर देता है। अपघर्षण करना बहुत कठिन लगता है उसके द्वारा, कठिन लगता है जब नीचे का जो कोमल चट्टान होती है उसका वो अपघर्षण नहीं बहुत आसानी से कर पाता है। फिर इससे जो आकृति बनती है उसको ही हम गारा कहते हैं। गारा और छत्रक में क्या अंतर होता है? मान लीजिए ये चट्टान है, ये चट्टान थी, फिर ये चट्टान ऐसा हुआ कि जब एक ही तरफ से पवन के द्वारा अपरदन किया जाएगा, एक ही तरफ से पवन के द्वारा जब अपरदन किया जाएगा, यानी कि ये है, और एक ही, ये तो खैर छत्रक शिला का फिगर लगा हुआ है, लेकिन गारा और छत्रक शिला में क्या अंतर है कि जब एक ही, यानी कि इधर से अपरदन नहीं हुआ होता, यहाँ पे ऐसे ही ये पूरे चट्टान रहती, और एक ही तरफ से अगर अपरदन की क्रिया हुई होती, यानी कि सिर्फ इस साइड से अपरदन हुआ रहता, तो वो गारा कहलाता है। और जब चारों तरफ से अपरदन की क्रिया हुई रहती है तो ये छत्रक शिला कहलाता है। इसमें क्या करती है पवन यही करती है कि वो मुलायम चट्टानों को, जो कि नीचे मुलायम चट्टानों को बहुत आसानी से काट देती है। फिर वही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छत्रक शिला और गारा का निर्माण होता है। अब आइए बात करते हैं भूस्तंभ की। भूस्तंभ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। शुष्क प्रदेशों में जहां पर असंगठित और कोमल सैल के ऊपर कठोर
और प्रतिरोधी शैल का आवरण होता है। यानी कोई शुष्क प्रदेश है और वहां पर असंगठित और कोमल शैल के रूप में चट्टान उपस्थित है। वहां पर कठोर शैलों के नीचे कोमल शैलों का अपर्दन नहीं हो पाता है। क्या होता है, वहां पे जो कठोर चट्टान है उसके नीचे कोमल शैल संगठित रहते हैं, लेकिन उन कोमल चट्टानों का अपर्दन नहीं हो पाता है। लेकिन जो बगल के चट्टान होते हैं जो बगल के कोमल चट्टान होते हैं उनका अपर्दन हो जाता है। फिर इससे जो स्थलाकृति का निर्माण होता है वो भूस्तंभ कहलाता है। एग्जाम्पल में कालाहारी और कोलेडो के स्थान पर ऐसी बहुत सारी भूस्तंभ देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से इसको समझते हैं कि जब मान लीजिए कोई शुष्क प्रदेश है, वहां पर कठोर और मुलायम चट्टान दोनों इस प्रकार से संगठित है और इसमें कठोर चट्टानों के अंदर से वायु नहीं, मतलब कठोर चट्टान के नीचे वाली मुलायम चट्टान को अपर्दन नहीं कर पाती है, बल्कि बगल के चट्टान जो मुलायम है उनका अपर्दन वायु बहुत आसानी से कर देती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि कठोर चट्टान के नीचे की जो मुलायम चट्टान है उसका अपर्दन नहीं हो पाता है, बल्कि उस कठोर चट्टान के बगल की जो मुलायम चट्टान है उनका अपर्दन हो जाता है। फिर इससे जो स्थलाकृति बनती है उसको ही भूस्तंभ कहते हैं। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मरुस्थलीय खिड़की या फिर मरुस्थलीय मेहराब पुल। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांग्लोमेरेट चट्टानों की प्रधानता होती है। इन चट्टानों की सामान्य विशेषता ये होती है कि कठोर भाग के मध्य में मुलायम चट्टान भी मिलती है, यानी कि जो कठोर चट्टान है उसके मध्य में मुलायम चट्टान भी मिलती है। मुलायम चट्टानें अपर्दित होने के बाद खिड़की जैसी आकृति का निर्माण करती है। यानी कि मान लीजिए ये इस प्रकार से कोई चट्टान है जो कि कठोर है और कठोर के बीच बीच में मुलायम चट्टान है, यानी कि यहाँ पे मुलायम चट्टान है, मान लो यहाँ मुलायम चट्टान है, यहाँ मुलायम चट्टान है। तो जब वायु के द्वारा इसका अपर्दन किया जाएगा तो कठोर चट्टान का तो वो अपर्दन कर नहीं पाएगी, लेकिन मुलायम चट्टान का वो अपर्दन बहुत आसानी से कर देती है। तो ये जो मुलायम चट्टान रहती है ये खाली बन जाती है, यानी कि यहाँ पे गैप हो जाता है। फिर ये जो गैपिंग रहती है, इसी गैपिंग में एक खिड़की नुमा स्थलाकृति बन जाती है। इसको ही हम कहते हैं मरुस्थलीय खिड़की या मरुस्थलीय मेहराब पुल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पेंटागोनिया मरुस्थल में ऐसी खिड़कियां बहुत देखने को मिलती हैं, और जब इसका बहुत विस्तृत स्वरूप देखने को मिलता है, जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो वो मरुस्थलीय पुल के रूप में जानी जाती है। अब बात करते हैं अफवाह बेसिन या फिर वात गर्त की। सतह के ऊपर असंगठित कोमल सैलों के, जब सतह कोई होती है उस सतह के ऊपर असंगठित और कोमल सैलों के ढीले कणों को जब पवन उड़ा ले जाती है, फिर उससे छोटे छोटे गर्तों का निर्माण होता है, उसको ही अफवाह बेसिन कहते हैं। मान लीजिए कोई ये चट्टान है जिसका ये ऊपरी सतह है, ये कोई चट्टान है जिसका ये ऊपरी सतह है, ये इसका क्या है, ये उसका ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह, ये इसका ऊपरी सतह है। और ऊपरी सतह में क्या होता है कि पवन यहाँ से ऐसे कुछ जगह से चट्टानों को उड़ा ले जाती है, जहां पर भी वो कमजोर चट्टानों को पाती है वहां से उड़ा ले जाती है। तो जब यहाँ से उड़ा ले जाएगी तो यहाँ पर गैप हो जाएगा ना, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार ये देखने को मिलता है। ये चट्टान का ऊपरी सतह था, ये चट्टान का ऊपरी सतह था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे वो चट्टान पवन के द्वारा अपर्दित कर दी गई। तो यहाँ पे ऐसे गर्तों का निर्माण हो गया, वहां पे गर्तों का निर्माण हो गया। इसको ही अफवाह बेसिन वात गर्त के नाम से जानते हैं। ऐसे स्थलाकृतियां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सहारा मरुस्थल में, कालाहारी में और यूएसए के पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। उम्मीद है कि आप उसको भी बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब ये इंसलबर्ग क्या है, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत ही अधिक मात्रा में सुना होगा। जो ये इंसलबर्ग है, इसका निर्माण किसी वायु के द्वारा ही केवल नहीं होता है, बल्कि ये एक जलीय प्रक्रम का बहुत अधिक मात्रा में योगदान इसमें होता है। एलसी किंग के अनुसार
मरुस्थलीय प्रदेश के अंतिम अवस्था में, यानी कि मान लो कोई मरुस्थलीय प्रदेश है और वहां की जो सीमा है उसमें अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप लगभग समतल मैदान को ही पेडी प्लेन कहते हैं, यानी कि एकदम प्लेन कहते हैं। और ऐसी जगहों पर जो कठोर चट्टानें मिलती हैं उनको ही हम इंसलबर्ग कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई मरुस्थलीय प्रदेश है, वहां पर अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया बहुत अधिक मात्रा में हो चुकी है, इतनी अधिक मात्रा में हो चुकी है कि वो लगभग समतल मैदानीय क्षेत्र की रूप में उपस्थित हो चुकी है। यानी कि कभी वो चट्टान के रूप में थी, कभी वो विशाल थी, ऊंचाई में थी, चौड़ाई में थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि उसका इस प्रकार से अपर्दन कर दिया गया है कि वो एक सतह के रूप में उपस्थित हो चुकी है। और जब वो एक सतह के रूप में उपस्थित हो चुकी है तो वहां पर कहीं पर अगर कोई इस प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है तो उसको ही इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है, और वो जो प्लेन सतह होती है उसको ही पेडी प्लेन कहते हैं। अभी तक तो हम ये जान रहे थे कि अपर्दन के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बन रही थी। अब इसी क्रम में निक्षेपित स्थलाकृतियों को भी जान लेते हैं। जब बालुका स्तूप किसे कहते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब चलती हुई शुष्क वायु के मार्ग में कोई अवरोधक मिल जाता है, यानी कि मान लो कोई हवा बह रही है, पवन चल रहा है और कोई बहुत बड़ा विशाल पर्वत पठार आ गया है, और फिर वहां पे क्या होता है, फिर इस अवरोध से टकरा करके शुष्क वायु जो अपने साथ धूल कण लेकर के चल रही थी उनको वहीं पर छोड़ देती है। फिर उससे जो स्थलाकृति बनती है उसको बालुका स्तूप के नाम से जाना जाता है। निक्षेपण की क्रिया से ये बनता है। ये बात आपने समझा। अब हम बात करते हैं बरखान की। बरखान क्या होता है? बरखान में ऐसा होता है कि इसमें वायु का निक्षेपण अवरोधक के दोनों किनारों पर होता है। अभी तक क्या होता था कि एक ही किनारे पर हो रहा था, पर बरखान की क्रिया से क्या होता है कि दोनों तरफ अवरोधक की वजह से अवरोधक के दोनों तरफ वायु के द्वारा निक्षेपण की क्रिया की जाती है। फिर उससे अर्धचंद्राकार आकृति बनती हुई दिखाई देती है। उसी को ही हम बरखान कहते हैं। आप समझते हैं कि सीफ क्या होता है? सीफ किसे कहते हैं? सीफ जब बरखान का एक बाह की लंबाई इस प्रकार से बढ़ा दी जाती है कि वो हॉकी की तरह दिखाई देती है, उसी को ही हम सीफ के नाम से जानते हैं। आप बरखान समझ गए कि बरखान कैसे बनता है। बरखान जब मान लो कोई पवन चल रही है, बीच में अवरोधक आ गया, तो वो निक्षेपण उस अवरोधक के दोनों साइड करेगा, और जब दोनों साइड करेगा तो वो अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में निक्षेपण की क्रिया हुई रहेगी। इसी को बरखान कहते हैं। ये इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ बीच में कोई अवरोधक आ गया होगा और पवन के द्वारा इस अवरोधक के दोनों साइड में निक्षेपण की क्रिया की गई है। इस पवन के दोनों साइड में निक्षेपण की क्रिया की गई है। इसी को ही हम बरखान कहते हैं। बरखान अर्धचंद्राकार होता है। ये भी बात आप ध्यान में रखिए। अब आइए बात करते हैं उर्मिल मैदान क्या होता है। जब बालू और धूल कणों का निक्षेपण इस प्रकार से होता है कि वो तरंगित, इस प्रकार से तरंगित, मान लो किसी स्थान पर इस प्रकार से, ये कोई स्थान है और यहाँ पर निक्षेपण इस प्रकार से किया गया है वायु के द्वारा, तो वो उर्मिल मैदान कहलाता है। और अगर हम बात करें लोएस मैदान की, तो आर्द्रता ग्रहण करने के कारण शुष्क वायु वहन क्षमता खो देता है। उसके बाद वो इस प्रकार जब निक्षेपण करता है, जब वायु में आर्द्रता उत्पन्न हो जाती है तो वो अपने साथ लाए हुए धूल कणों को ज्यादा देर तक ढो नहीं पाता है, तो उसको कहीं पे भी ऐसे गिरा देता है, तो फिर वहां पे लोएस का मैदान उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं बाजदा और प्लाया के बारे में। बाजदा क्या होता है? प्लाया और पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद ढाल वाले मैदान को ही बाजदा कहते हैं। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि प्लाया क्या होता है, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा कि बाजदा किसे कहते हैं, तो बाजदा प्लाया और पर्वतीय अग्रभाग के मध्य का जो ढाल होता है उसको कहते हैं। लेकिन ये तो प्लाया के बारे में बता रहे हैं, तो पहले तो ये जानिए कि प्लाया क्या होता है।
प्लाया क्या बोलता है कि बालसन के नीचे गर्त में, तो इसमें बालसन आ गया। अब भैया बालसन क्या है, तो बालसन भी समझते हैं। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को ही बालसन कहते हैं। मान लो कोई रेगिस्तानी भाग है और वहां पर पर्वत घिरे हुए हैं आसपास किनारे, तो उसको, उस क्षेत्र को ही बालसन कहते हैं। अब बात करते हैं बालसन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। बालसन के नीचे गर्त में महीन बालू के कण, घुलनशील चट्टानों और जलयुक्त अस्थायी झील को ही प्लाया कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि मान लीजिए कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसके चारों ओर पर्वतीय क्षेत्र हैं और उस पर्वतीय क्षेत्र के मध्य में जो रेगिस्तानी जगह है वहां पर एक अस्थायी झील निर्मित हो चुकी है, उसी को ही प्लाया कहते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि सेलिनॉस किसे कहते हैं। जब प्लाया झील का जल वाष्पीकृत हो जाता है तो उसमें केवल नमक बच जाता है। क्या बच जाता है, केवल उसमें नमक बच जाता है, और यही जो स्थान है वो सेलिनॉस कहलाती है। जब उसका जो झील का जो जल है वो वाष्पीकृत हो जाता है तो वो सेलिनास के रूप में जानी जाती है। अब हम बात करते हैं बाजदा किसे कहते हैं। अभी तो आप जान चुके हैं कि प्लाया क्या होता है, यानी कि जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है जिसके चारों तरफ पर्वत है, उसके उसी झील को प्लाया के नाम से जानते हैं। प्लाया और पर्वतीय अग्रभाग के मध्य के ढाल वाले मैदान को ही बाजदा कहते हैं। आपने ये जाना कि कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसके चारों ओर पर्वत है, और यहाँ पर एक झील है, फिर यहीं से ये पर्वत से इसके बीच का, ये झील के बीच का जो ढाल होता है, झील के बीच का और पर्वतीय के अग्र के बीच का जो ढाल होता है वही कहलाता है बाजदा। उम्मीद है कि आप बाजदा, बालसन और प्लाया और सेलिनास के बीच का अंतर समझ पाए होंगे। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आपने जाना कि पवन के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आगे आने वाली क्लासेस में आप और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ज्योग्राफी से रिलेटेड अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को पाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपके लिए बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और हम पर विश्वास रखिए आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक के लिए हमारी और भी सारी वीडियोस को देखिए, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसको आप ज़रूर देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।